आप देख रहे हैं जनदेश एक्सप्रेस सीधी बात। आज सीधी बात में हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर राजेश बगोड़ा साहब, जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में लॉ के डीन हैं। उनसे हम बात करेंगे उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि अभी आप देख रहे थे पिछले काफ़ी महीनों से कोविड ने जो एक पूरे वैश्विक महामारी रही है, कैसे कॉलेज में रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, अभी ऑफलाइन एक चुनौती सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए ये अभी जो टाइम है चुनौती भरा है, क्योंकि बच्चे अभी आ रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कॉलेज के इंतजाम है और क्या कॉलेज प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनदेश एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सर, एक लंबे समय के बाद कॉलेज फिर से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि 8-9 महीने का टाइम हो गया, तो बच्चे अभी जो तैयारियां हैं पूरे, तो क्या तैयारियां अभी कॉलेज में रखी? बहुत ही अहम सवाल है ये। मैं समझता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सरकारें हैं और जो सामाजिक सरोकारों से संबंध रखते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक अहम प्रश्न है कि आखिर अब इतने लंबे समय के बाद जब कॉलेज खोलने की बात हो रही है, विश्वविद्यालय खुलने जा रहे हैं, तो किस तरीके से उसको समायोजित किया जाएगा। मैं अगर उत्तरांचल विश्वविद्यालय की बात करूं, वास्तव में जब मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और ये चुनौती मैं तो इस रूप में ले रहा हूं कि इस चुनौती ने, इस महामारी ने विश्वविद्यालयों को और शिक्षा जगत को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आए, शायद जो कभी ना आते यदि इस महामारी का सामना हमें न करना पड़ता। सबसे बड़ी बात तो ये कि आज विश्वविद्यालय ने एक अपना ऐसा तंत्र विकसित कर लिया जिसके द्वारा हम बहुत आसानी से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, उनकी परीक्षाएं करा सकते हैं, उनके तमाम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको और जितना कुछ उन्हें पढ़ाया जा रहा है वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित है। यानी कि अगर एक छात्र ने आज क्लास मिस कर दी और वो 2 दिन बाद अपने अकाउंट में जाकर के अपनी क्लास देखना चाहता है तो देख सकता है। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी परिवर्तन कहूंगा, क्योंकि इससे पूर्व तो जो कक्षा में पढ़ाई हो गई खत्म, उसके बाद में वो स्मरण शक्ति के द्वारा या लिखा गया उसमें काम करता था, पर आज ये सुविधा है। लेकिन अब मैं कहूंगा कि पहले हम लोग फिजिकल क्लासेस के अभ्यस्त थे, फिर हम ऑनलाइन क्लासेस पे आए। ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी बहुत ही शुरू में दिक्कतें हुई, लेकिन अब इतना ज्यादा अच्छा लगने लगा कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये तो ऑफलाइन से भी बेटर हो रहा है। लेकिन हर चीज के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, तो इसमें मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस वो हर मर्ज की दवा नहीं कही जा सकती। कुछ जगह वो फिट है, लेकिन कुछ जगह विश्वविद्यालय में जहां पर प्रैक्टिकल का सवाल है, जहां मूड कोर्स का सवाल है, तमाम ऐसी चीजें, वहां पे ऑनलाइन क्लासेज उतनी ज्यादा फिट नहीं है। मैं समझता हूं हमें कहीं ना कहीं वहां पे बच्चों को ऑफलाइन क्लासेज की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल, ऑफलाइन ऑनलाइन की बात चल रही है, तो आपका जो यूनिवर्सिटी है उसमें दुगामी क्षेत्र से भी बच्चे आते हैं, रूरल एरिया से भी बच्चे आते हैं, तो क्या वहाँ डिस्टर्ब नहीं हो? क्योंकि कई जगह ऐसी हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से भी बच्चे आते हैं, कि इंटरनेट की बहुत परेशानी होती है, तो उनके साथ कैसे फिर तालमेल हुआ? ये तो बहुत ही सामयिक प्रश्न है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में देश के सभी राज्यों के बच्चे, नेपाल भूटान के भी बच्चे, जिसमें राजस्थान के बच्चे भी हैं, तो सुदूर पहाड़ों के भी बच्चे हैं, 7 सिस्टर असम के भी बच्चे हैं। जब मार्च अप्रैल में हमने इसका शुरुआत की थी, उस समय वास्तव में ऐसा लगने लगा था कि आखिर ये ऑनलाइन क्लासेस कैसे सक्सेस होंगे। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो चीज उसकी रिकॉर्ड हो रही है। अब माध्यम 2 हो गए। एक माध्यम हो गया कि वो बच्चा डायरेक्ट क्लास ले रहा है, दूसरा माध्यम हो गया कि जो उसकी रिकॉर्डेड क्लास है वो हमारे ईआरपी सिस्टम में जो हमने स्वयं विकसित किया है उसमें रिकॉर्ड है। अब बच्चा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं उसको देख सकता है, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी सर्कुलेट हुए। लेकिन वो एक टेम्परेरी विषय है। जो असली बात यह है
कि जिन विश्वविद्यालयों ने लाइक उत्तरांचल विश्वविद्यालय जिन्होंने अपने तंत्र डेवलप कर लिए, अपने ईआरपी डेवलप कर लिए, अपने डेटाबेस डेवलप कर लिए, वो सारे के सारे लेक्चर उन डेटाबेस में उपलब्ध रहते हैं। बच्चा अपनी सुविधा से देख सकता है उसको। अच्छा, अभी जो बच्चे आ रहे हैं तो क्या कॉलेज की क्या तैयारी है? क्लासरूम जो होंगे या मेस हॉल है या और भी जो दूसरी लैब वगैरह है, तो उनको क्या क्या सैनिटाइज की रोज पर डे की व्यवस्था रहेगी या फिर क्या? देखिए, अब जो क्लासेस खोलने की बात करेंगे, ये वास्तव में बड़ा चैलेंज है और मैं ये देख रहा हूं कि इसमें बुद्धिजीवी भी एक मत नहीं है, जो अभिभावक है वो भी एक मत नहीं है, और मुझे लगता है सरकारें भी कहीं ना कहीं एक मत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो डायरेक्शन दिए वो उन्होंने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। इसका मायने ये हुए कि राज्य को अपनी परिस्थितियों के अनुसार इस पर निर्णय लेना होगा। तो राज्यों ने भी अभी तक कोई क्लियर कट संदेश नहीं दिया। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, स्कूलों को खोला गया था जिसमें कुछ रिपोर्ट भी हुए केसेस, और आप लोगों में भी, आपने भी, आपके चैनल ने भी इसको प्रमुखता से दिखाया कि कहां कहां स्कूल खुलने के बाद में नए केसेस आए हैं। इसी प्रकार से अब कॉलेज खोलने की बात हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही जो सरकार ने कहा है कि साहब हम अभी तत्काल इस पे कुछ नहीं बता पाएंगे, हम दिसंबर पे छोड़ते हैं, तो उसके लिए भी कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं आए। जहां तक उत्तरांचल विश्वविद्यालय का सवाल, हम ऑनलाइन कक्षाएं करा रहे हैं, ऑनलाइन हम परीक्षाएं करा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम विषयों की और तकनीकी विषयों की गंभीरता को देखते हुए हम स्वयं चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो, जिसके लिए हमने अपने स्तर पर एक विशेष तैयारी की है। जैसे कि मैं कहूंगा आपको, उत्तरांचल विश्वविद्यालय के कैंपस में करीब 2500 से ज्यादा स्टूडेंट्स का इन कैंपस रहने की व्यवस्था है, जो अपने आप में एक बड़ा ही प्लस पॉइंट है। बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां 2500 के करीब विद्यार्थी हॉस्टल में इन कैंपस रह सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास इन कैंपस बच्चा है और वो इन कैंपस ही पढ़ाई कर रहा है, तो उनको सुरक्षित रखना ज्यादा आसान है। जब वो आएंगे नेगेटिव रिपोर्ट के साथ में, नंबर 1, उनके रेगुलर चेक होंगे, क्लासेस, हॉस्टल्स, कैफेटेरियाज और दूसरे स्थान जहां पर बच्चों का बराबर आना जाना होता है, उन सबको सैनिटाइज कर दिया गया है और एक एसओपी बनाई है कि हम उन्हें रेगुलर किस प्रकार से सैनिटाइज भी करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज आई थी कि जो बच्चे भी आ रहे हैं तो उनका सिटिंग का जो अरेंजमेंट है, तो उनको पर्टिकुलर एक चीज है जिस पर वो बैठेंगे, सीट का मामला, सीट की, कि वही बच्चे बैठेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक क्लासरूम में बच्चे के लिए एक सीट पे आप यहाँ बैठेंगे, वो सीरियल वाइज लगा दी जाए कि उसको उसमें परिवर्तन ना हो? नहीं, जैसे जहां तक बैठने की बात है, अगर हम कहने की बात कहें कि एक सीट पर केवल एक बच्चा बैठेगा और दूसरा उस पर कोई नहीं बैठेगा, पर मुझे ये लगता है कि शायद ये व्यवहारिक तौर पर संभव ना हो, क्योंकि बच्चे की प्रकृति और इसको कंट्रोल करना एक बड़ी टेढ़ी खीर होगी। शिक्षक पूरे समय तक क्लास में नहीं रहता है। जब तक वो कक्षा ले रहा है, वो कहेगा साहब एक सीट पर एक ही बच्चा बैठे। कक्षा के बदलते समय, इंटरवल में, अन्य टाइमों पर तो बच्चे एक से ज्यादा बैठ सकते हैं। हमें इसका व्यवहारिक पक्ष देखना चाहिए। अगर हम एक डंडे की चोट पे कह देंगे कि नहीं साहब, हम एक से दूसरे को नहीं बैठने देंगे, आप सोचिए क्या ये संभव है? अरे कैफेटेरिया में 8 महीने के बाद जो बच्चे आएंगे, उनको क्या कहेंगे आपकी 6 गज की दूरी पे बैठे? नहीं, हमें इसका व्यवहारिक पक्ष देखना चाहिए। हमें वो संसाधन करने चाहिए कि कैंप के अंदर, विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर कोई संक्रमित व्यक्ति प्रवेश न करे। इस पे ज्यादा जोर होना चाहिए, जो उत्तरांचल विश्वविद्यालय कर रहा है। उनकी प्रॉपर थर्मल चेकिंग से लेकर के जितनी ज्यादा सुविधाएं ली जा सकती हैं, उनकी एंट्री पे दी जाएगी। अलबत्ता हम व्यवस्था कर रहे हैं कि बच्चा जो है एक सीट पर एक ही बैठे,
इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। हॉस्टल्स में रूम्स अलग अलग है और वहां पर भी गैदरिंग ना हो, इसकी व्यवस्था की जाए। सर अभी भी अभिभावक कहीं ना कहीं बच्चों को भेजने से, क्योंकि अभी लोगों में जो एक खौफ है वो बना हुआ है, बच्चों को भेजने में भी कहीं ना कहीं आनाकानी अभिभावकों की तरफ से दिखाई दे रही है। सब बच्चे भी नहीं आते, तो क्या मैसेज होगा उन अभिभावकों के लिए, उन बच्चों के लिए, क्या आप आए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, पूरा व्यवस्था उनके लिए होगी। देखिए, अभिभावक मुझे लगता है काफी हद तक सही है, क्योंकि जिन प्रदेशों में स्कूल कॉलेज खोले गए हैं वहां पे केसेस तो बढ़े, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम हमेशा हमेशा के लिए घरों में बैठ जाएंगे। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं या जानना चाहता हूं कि जब चुनाव हो रहे हैं जहां पे सैकड़ों हजारों नहीं लाखों की भीड़ एक साथ घूम रही है हमारे बाजारों में, तो ये बच्चे क्या बाजारों में नहीं जा रहे? क्या ये बच्चे शादी ब्याहों में नहीं जा रहे? ये तमाम चीजें भी तो मद्देनजर रखनी चाहिए। आपने कहा है कि कुछ लोग इस बात में संशय गिरते हैं कि कई उनके बच्चों की गारंटी कौन लेगा। बताइए, जब वो भीड़ भाड़ वाले बाजार में जा रहे हैं उनकी गारंटी कौन ले रहा है? तो जो हमें जोर देना है वो अपने प्रिकॉशंस पे देना है। हम स्वयं इस बात के लिए प्रिपेयर हों कि हम भीड़ भाड़ वाले स्थान पे न जाएं, हम मास्क पहने, बराबर सैनिटाइज करें, हाथों को धोएं, या तमाम सुविधाएं जो दी गई हैं उनको अपनाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही सफलता मिलेगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता, पता नहीं कब तक हम इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि कब 0 डिग्री पे कोरोना आएगा, कब हम कॉलेज खोलेंगे, कब हम बाजार जाएंगे, कब हम अपने बच्चों को घर से बाहर निकलेंगे। जबकि वस्तु स्थिति ये है, मैं प्रैक्टिकल तौर पे देख रहा हूं कि वो तमाम पेरेंट्स जो ये कह रहे हैं हम स्कूल नहीं भेजेंगे, उनके बच्चे जिम जा रहे हैं, उनके बच्चे कैफेटेरिया में जा रहे हैं, उनके बच्चे घूम पे सीधे सैर सपाटा पिकनिक कर रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं। अब ये जी उनको मालूम है कि वो क्यों इस बात को रख रहे हैं। प्रोफेसर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि कितना असर इस बार एडमिशन पे पड़ा है, क्योंकि अगर देखें नए एडमिशन में कितना पिछले साल के मुकाबले जो रूटीन में होते थे, इस बार कितना फर्क देखने मिला? मैं इस प्रश्न का जवाब बहुत उत्साह के साथ देना चाहता हूं कि उत्तरांचल विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष की अपेक्षा करीब 350 अधिक एडमिशन हुए। हालांकि मैं इस बात का पूरा श्रेय विश्वविद्यालय को न लेकर के इस बात का इस परिस्थिति को भी देना चाहूंगा, क्योंकि उत्तरांचल विश्वविद्यालय में बच्चा 35% उत्तराखंड से आता था और 65% बच्चा जो है उत्तराखंड के बाहर के राज्यों से आता था। अब की बार क्या हुआ, उल्टा हो गया। 65% बच्चा उत्तराखंड से आ गया और 35% बच्चा उत्तराखंड के अन्य राज्यों से आ गया। तो क्योंकि उत्तराखंड का बच्चा बाहर नहीं गया, अब उसके सामने विकल्प था एक अच्छे विश्वविद्यालय का। और उत्तरांचल विश्वविद्यालय, जैसा कि आप जानते हैं, अपने आप में एक नामचीन विश्वविद्यालय है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज देहरादून में देश के हर राज्य का बच्चा लॉ की शिक्षा लेने के लिए आता है। कभी यहाँ की सीटें खाली नहीं रही, और लॉ में तो हम अधिक एडमिशन ले ही नहीं सकते, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सीमित सीटें दी हैं। लेकिन जो अन्य विषय हैं उनमें, जैसे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में 2 सेक्शन हमें बढ़ाने पड़े, इंजीनियरिंग में हमारे यहाँ पे बढ़े, एग्रीकल्चर में बढ़े, फार्मेसी में बढ़े, पॉलिटेक्निक में बढ़े। और तो मैं तो ये कहूंगा कि आज की डेट में अगर 350 के करीब पिछले वर्ष की तुलना में अधिक एडमिशन है, तो विश्वविद्यालय के लिए तो ये एक अच्छा संकेत है, भविष्य के लिए भी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संकेत देना चाहूंगा कि परिस्थितिवश सही, अनजाने में सही, उत्तरांचल के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने आज उत्तरांचल यूनिवर्सिटी को चुना है, उत्साह के साथ चुना है, तो इसके परिणाम अच्छे होंगे और ये संदेश जन जन तक जाएगा कि विश्व स्तर की शिक्षा। और जैसे लॉ का ही ले हम, पिछले 3 सालों में 53 जज देने का श्रेय हमारे विश्वविद्यालय को प्राप्त है।
तो ये बच्चे केवल उत्तराखंड के नहीं थे, ये बच्चे देश के विभिन्न राज्यों से आए। और अगर उत्तराखंड के बच्चे यहाँ पे आएंगे तो मुझे लगता है कि हम और अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह सकता हूं कि उत्तराखंड के बच्चे का जो कैलिबर है, अगर देश के अन्य प्रदेश के बच्चों से अधिक नहीं है तो किसी से कम भी नहीं है। सिर्फ आवश्यकता है उन्हें दिशा देने की, उन्हें प्लेटफॉर्म देने की और उन्हें उनकी शक्ति को याद कराने की और दिखाने की और दिशा निर्देशन करने की। और अब की बार हमें मौका मिला है, उत्तराखंड के बहुत तादाद में बच्चों ने उत्तरांचल विश्वविद्यालय को चुना है। मैं और आदरणीय जितेंद्र जोशी जी, चांसलर उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, यहाँ के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और तमाम डीन डायरेक्टर इस बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं और हम और बेहतर करके दिखाएंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। अभी जर्नलिस्ट एक्सप्रेस लाइव सीधी बात से हमारे साथ बात कर रहे थे प्रोफेसर राजेश बहुगुणा, जो उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में लॉ के डीन है। उन्होंने विभाग से बताया कि कोविड को लेकर के कितनी प्रिपरेशन उन्होंने की हुई है, बच्चे आ रहे हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी कॉलेज प्रशासन की है, सब जगह सैनिटाइज किया गया है, आगे भी बच्चे हैं। और उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी बताई। साथ ही लॉ कॉलेज, जैसे कि आप सभी जानते हो, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के नाम से एक जाना जाता है पूरे देश में, न कि उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में। कितनी सेवाएं जो विभिन्न प्रदेशों में लोग दे रहे हैं जजों के रूप में, कितने यहाँ से जज निकले हैं, तो बहुत कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि की बात कॉलेज और प्रदेश के लिए। आप लगातार देखते रहिए जर्नलिस्ट एक्सप्रेस लाइव। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।